एक ऐसा राज्य है जहां मायावती जैसी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो कि अन्य वर्गों के साथ साथ दलित वर्गों का विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर भारत में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। तो मायावती के रहते उत्तर प्रदेश में किसी अन्य दलित लीडर का उभरना कितना मुश्किल है, आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक युवा लड़का जिसका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था, और उसके पास एक जज्बा था, एक हिम्मत थी अपने और अपने समाज के लिए कुछ करने की। और इसी जज्बे और हिम्मत का असर है कि आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि क्या आने वाले समय में यह युवा मायावती को रिप्लेस कर देगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे देश के एक युवा पॉलिटिशियन चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने 2014 में भीम आर्मी की शुरुआत की और फिर 2020 में अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी बड़ी पार्टियों के अपने खिलाफ होने के बावजूद चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से एक तरफा जीत हासिल की। एक इतने साधारण फैमिली बैकग्राउंड से उठकर इस मुकाम तक पहुंचना न केवल चंद्रशेखर के लिए बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए एक महान उपलब्धि है। आज हम इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद की निजी जिंदगी और उनकी पॉलिटिकल जर्नी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास और इनकी मां का नाम कमलेश देवी है। हालांकि कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा इनके गांव का नाम गढ़कोली बताया जाता है, जहां पर द ग्रेट समार नाम से गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया था। लेकिन रियलिटी में गढ़कोली इनका गांव का नाम नहीं है। गढ़कोली इनके गांव छुटमलपुर से 12 किलोमीटर दूर एक अन्य गांव है। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम गोवर्धन दास था, जो कि एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। इनकी मां कमलेश एक हाउसवाइफ हैं। ये 6 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी 3 बहनें हैं, फिर एक बड़ा भाई, फिर चंद्रशेखर और फिर एक छोटा भाई और। हालांकि हमें इनकी मैरिड लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि चंद्रशेखर शादीशुदा है और इनके एक बेटा है। चंद्रशेखर आजाद को उनके पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जब उनके पिता उन्हें बताते थे कि किस प्रकार दलित होने के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता था। और यहाँ तक कि स्कूल में टीचर लगने के बावजूद उन्हें स्कूल में पानी पीने के लिए अपना गिलास अलग से लाने और रखने के लिए कहा गया। इन सब बातों का चंद्रशेखर के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद जब उनके पिताजी को कैंसर हुआ और चंद्रशेखर उन्हें दिखाने के लिए दिल्ली एम्स ले गए, लाख कोशिशों के बावजूद भी चंद्रशेखर अपने पिताजी को दिल्ली एम्स में भर्ती नहीं करा पाए और 11 जनवरी 2013 को कैंसर के कारण उनके पिताजी का देहांत हो गया। उस समय चंद्रशेखर को एहसास हुआ कि जिनके पास सत्ता और पैसा नहीं है, उनको सरकारी अस्पतालों में भी कोई नहीं पूछता। और जब मैं उनको नहीं बचा पाया ना, तो फिर मुझे लगा कि इस देश में सत्ता में पावर है, अगर वास्तविकता में पैसे में पावर है। अगर मेरे पास साधन होते या मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती तो मेरे पिता का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता। चंद्रशेखर की शुरुआती पढ़ाई छुटमलपुर से हुई। छुटमलपुर की एएचपी इंटर कॉलेज से उन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देहरादून से उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद चंद्रशेखर के पिताजी चाहते थे कि वे आगे की पढ़ाई यानी कि एलएलएम के लिए यूएसए चले जाएं, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनी और शायद किस्मत को भी ये मंजूर नहीं था कि वे यूएसए जाते। एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर कहते भी हैं कि कानून की पढ़ाई में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर की, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि वे जज बने। इसी इंटरव्यू में चंद्रशेखर बताते हैं कि सामाजिक सेवा में उनका इंटरेस्ट हमेशा से ही रहा है। मैंने लॉ भी इसलिए की कि मेरे फादर चाहते मैं जज बनूं, लेकिन मेरा जज बनाना चाहते थे। हाँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। मेरा इंटरेस्ट जो है शुरू से सामाजिक कामों में रहा। भीम आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने अपने 2 दोस्तों सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ मिलकर 2014 में किया। इसका गठन जातिगत भेदभाव और संघर्ष के मद्देनजर किया गया। सितंबर 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित एएचपी इंटर कॉलेज में जब दलित छात्रों की पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, तो पहली बार भीम आर्मी का संगठन न्यूज में आया। जातिगत भेदभाव के अलावा भीम आर्मी का यह संगठन शिक्षा के माध्यम से दलित बच्चों और युवाओं को सशक्त और जागरूक बनाने की कोशिश में भी लगा हुआ है। यह संगठन दलित बच्चों के लिए मुफ्त में स्कूल या एक तरह से कहें तो कोचिंग क्लासेस चलाता है। अगर हम भीम आर्मी की माने तो इस समय देश भर में इनके 1000 से भी ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। वैसे भीम आर्मी के ज़्यादातर स्कूल वेस्ट यूपी में ही चल रहे हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले 2017 में उस वक्त चर्चा में आए जब 5 मई 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव और रामपुर गांव में दलित समुदाय के खिलाफ दलित विरोधी हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा तब शुरू हुई जब दलितों ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए ठाकुर समुदाय के सदस्यों द्वारा शुरू की गई शोभा यात्रा का विरोध किया, क्योंकि दलितों का आरोप था कि उस यात्रा के लिए परमिशन नहीं थी। इससे दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई और दलितों के लगभग 25 घर जला दिए गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में भीम आर्मी ने 9 मई को सहारनपुर के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। हालांकि प्रशासन की ओर से इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी और पुलिस द्वारा यहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इसके बाद भीम आर्मी ने प्रभावित दलित परिवारों को मुआवजा देने और हमलावरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब दलित परिवारों पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए तो चंद्रशेखर के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और यहाँ पर चंद्रशेखर ने एक जोशीला भाषण दिया। फिर 9 जून 2017 को यूपी पुलिस द्वारा चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर अनेक आपराधिक मामले दर्ज किए गए। हालांकि हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीति से प्रेरित पाया और इन्हें जमानत दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें रिहा न करके नवंबर 2017 में उन पर एनएसए लगा दिया। इस प्रकार 16 महीने तक चंद्रशेखर को जेल में रखा गया, लेकिन 13 सितंबर 2018 को लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद जब 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। और परमिशन ना मिलने के बावजूद जब उन्होंने जामा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन किया, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और कई दिनों तक कैद में रखा। इसके बाद दिल्ली के तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास गुरु घर के विध्वंस के विरोध में भी चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। 13 सितंबर 2018 को जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो भीम आर्मी को साथ लेकर सामाजिक कार्यों में लगे रहते, जैसे दलितों के हित के लिए संघर्ष करना और दलित बच्चों में शिक्षा का प्रसार करना, या फिर वे सक्रिय राजनीति में प्रवेश करते। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद को एहसास हो गया था कि बिना सत्ता में आए वो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो इस प्रकार जेल से रिहा होने के लगभग 1 साल बाद दिसंबर 2019 में चंद्रशेखर ने अनाउंस कर दिया कि भीम आर्मी चुनावी राजनीति में प्रवेश करने जा रही है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 15 मार्च 2020 को काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई और इसी दिन आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया। सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी ने 2020 में बिहार में पप्पू यादव के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़े। आज़ाद समाज पार्टी की अधिकांश लोकप्रियता दलित समुदायों से आती है और यही रीज़न है कि उत्तर भारत में धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक आज़ाद समाज पार्टी की तरफ खिसकता जा रहा है। 2018 में जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर का बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग हो गया था। जिस प्रकार से उन पर आपराधिक धाराएं लगाई गई थी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था और जेल में जिस तरह से उन्हें परेशान किया गया था, उसके बाद उनके पास 2 ही रास्ते बचे थे। या तो वो राजनीति और सामाजिक कार्यों से पीछे हट जाते, यानी कि पब्लिक लाइफ से संन्यास ले लेते, या फिर सक्रिय राजनीति में आ जाते। यहाँ पर चंद्रशेखर ने दूसरा रास्ता चुना और जेल से रिहा होने के लगभग 1 साल बाद सारी सिचुएशन का जायजा लेकर चुनावी राजनीति में आने की घोषणा की। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने अनाउंस किया कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। उन 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो बहुजन समाज पार्टी ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि वे गठबंधन के वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के चंद्रशेखर पर इस आरोप के बाद चंद्रशेखर ने 2019 का लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा। इसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं और इन चुनावों में चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी सीट से चुनाव लड़कर चंद्रशेखर शायद आसानी से जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी यूपी से चुनाव न लड़कर पूर्वांचल में जाने का फैसला किया। चंद्रशेखर के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़कर फेमस होना चाहते थे और लाइमलाइट में आना चाहते थे, या फिर वो सीधे सत्ता को चुनौती देना चाहते थे। रीजन चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा और वे बुरी तरह से हारे। चंद्रशेखर को सिर्फ 3% वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन इस हार का उनकी हिम्मत, उनके साहस, उनके जज्बे पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वे उसी उत्साह के साथ आज़ाद समाज पार्टी के अपने कामों में लगे रहे।
इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में चंद्रशेखर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जैसी सभी बड़ी पार्टियां चंद्रशेखर के खिलाफ थी, लेकिन बावजूद इसके चंद्रशेखर ने एक तरफा जीत हासिल की। चंद्रशेखर को इस चुनाव में 5,12,552 वोट मिले और उन्होंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा के अंतर से जीत हासिल की। तो इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं और लोकसभा में भी वे उतनी ही बेबाकी से लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जितनी कि वे सड़क पर उठाते थे। आप लोगों ने मीडिया में सुना होगा कि जब भी चंद्रशेखर का जिक्र आता है तो या तो उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद बोला जाता है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण। आपका नाम आज भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। ठीक है, सब जगह। ठीक। लेकिन चंद्रशेखर के रियल नाम में आज़ाद और रावण दोनों ही नहीं है। ये दोनों ही उपनाम चंद्रशेखर अपनी पसंद से अपने नाम के साथ लगाते थे। आज़ाद तो चंद्रशेखर अब भी अपने नाम के साथ लगाते हैं, लेकिन अब उन्होंने रावण को अपने नाम के साथ लगाना बंद कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर रावण उपनाम को अपने नाम के साथ क्यों लगाते थे और फिर उन्होंने इसे लगाना बंद क्यों कर दिया। एक टाइम पर चंद्रशेखर रावण से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे कि किस प्रकार रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध किया, और दूसरा उन्होंने माँ सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें अपने महल में सुरक्षित रखा और उनकी इच्छा के बिना उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। रावण की इन्हीं बातों से इम्प्रेस होकर चंद्रशेखर अपने नाम के आगे रावण लगाते थे। लेकिन जब इनके राजनीतिक विरोधी इसका फायदा उठाने लगे और उन्हें इसका पॉलिटिकली नुकसान होने लगा, तब चंद्रशेखर ने अपने नाम के आगे रावण लगाना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे समाज में रावण की छवि एक विलन की है, ना कि एक हीरो की। क्योंकि रावण की छवि हिंदुओं में राक्षस जैसी है। वो कर्मयोगी था, उसने अपने बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ी। इस बात को क्यों नहीं आप देखना चाहते? तो आपने क्यों फिर नाम वो छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया ना कि आप लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, मीडिया के लोग भी और भाजपा के लोग, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अच्छा। लेकिन अब जब इंटरव्यू में चंद्रशेखर से ये पूछा जाता है कि उन्होंने अपने नाम के साथ रावण उपनाम क्यों लगाया था और अब उसे लगाना बंद क्यों कर दिया, तो चंद्रशेखर पूरा दोष मीडिया पर ही मत देते हैं कि मीडिया ने उनके नाम के साथ रावण लगाया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक युवा दलित नेता के तौर पर ही अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और एक युवा दलित नेता के तौर पर ही वो अपनी पहचान बताते थे। उनका संगठन भीम आर्मी भी दलित उत्थान के लिए ही काम करता है। इसी से उनकी पहचान बनी है और इसी पहचान के दम पर वो आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचे हैं। ये परिचय कैसा लगता है आपको? एक दलित यूथ आइकॉन और दूसरा दलितों के दूसरे सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद। तो अगर गरीब यूथ आइकन कह देते तो भी चल जाता। दलित दलित दलित। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद चंद्रशेखर जब अपने लिए भविष्य की बड़ी राजनीतिक संभावनाओं की तरफ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अकेला दलित वोट उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एनफ नहीं है, और इसीलिए चंद्रशेखर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। और यही रीज़न है कि चंद्रशेखर अपने आप को केवल युवा दलित नेता कहलवाना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि चंद्रशेखर मुस्लिमों के NRC CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी जाते हैं, किसान आंदोलन में भी किसानों को सपोर्ट करते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का सपोर्ट करने भी जाते हैं, और जहाँ पर महिला सुरक्षा का मुद्दा होता है चंद्रशेखर अपनी बात रखते हैं। अब चंद्रशेखर का कहना है कि वह हर उस व्यक्ति या समुदाय के साथ हैं जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। अब चंद्रशेखर को हर वर्ग, हर समुदाय से वोट चाहिए। अब वो केवल दलित नेता बनकर नहीं रहना चाहते, और यही रीज़न है कि अब किसी इंटरव्यू में जब उन्हें युवा दलित नेता कहकर संबोधित किया जाता है तो वो रिएक्ट करते हैं और अपनी निराशा जाहिर करते हैं। जब हम 2017 के चंद्रशेखर आज़ाद को देखते हैं और 2025 के चंद्रशेखर आज़ाद को देखते हैं तो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। चंद्रशेखर आज़ाद कंटिन्यू इवॉल्व हो रहे हैं और उनकी सोच और उनके विचारों में पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले वो हिंसा की बात करते थे, लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरह से संविधान में आस्था की बात करते हैं। पहले वो रावण से इम्प्रेस थे और अपने नाम के आगे रावण उपनाम लगाते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इसका कितना बड़ा पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है तो उन्होंने अपने नाम के साथ रावण लगाना बंद कर दिया है। पहले वो चुनाव लड़ने से मना करते थे और कहते थे कि वो कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। पहले वो मायावती की आलोचना करते थे कि मायावती सर्वजन की राजनीति करने लगी है, जबकि चंद्रशेखर बहुजन की आवाज़ को उठाते हैं। मायावती से रिश्ता इतना खराब क्यों है? देखिए, मेरे किसी से रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन मैं गुलामी नहीं चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज के लिए हक अधिकार चाहता हूँ।
उनके लिए व्यवस्थाएं चाहता हूँ, वो सर्वजन के लिए लड़ना चाहती है। लेकिन अब वो राजनीतिक रूप से समझदार हो गए हैं और किसी भी मन से मायावती की आलोचना नहीं करते हैं। पहले चंद्रशेखर दलितों के उत्थान की बात करते थे और दलितों के हित पर ही बोलते थे, लेकिन अब चाहे महिला हो, किसान हो या फिर कोई और वर्ग हो जिस पर अत्याचार हो रहा हो, चंद्रशेखर सबकी आवाज़ को उठाते हैं। समय के साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने एग्रेशन को कम किया है और बिना एग्रेसिव हुए अपनी बातों को रखना शुरू किया है, वह भी उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन है। अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यह देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने लिए कितनी जगह बना पाते हैं और किस हद तक मायावती की बहुजन समाज पार्टी को रिप्लेस कर पाते हैं। आने वाले समय में चंद्रशेखर और उनकी आज़ाद समाज पार्टी भारतीय राजनीति में कहाँ तक जाती है, यह तो भविष्य की गर्त में ही छिपा है। लेकिन जो भी हो, चंद्रशेखर जैसे लोगों का हमारी राजनीति में आना हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे लोकतंत्र सभी के लिए लाभदायक है।